बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा हम लोग फर्स्ट ईयर की बायो का चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं। तो हमने इस चैप्टर का जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर के बारे में। लास्ट टाइम हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियाइड के बारे में डिटेल के साथ पढ़ा था। आज हम लोग इसके मजीद जो छोटे छोटे टॉपिक थे या बैक्टीरियल सेल के पार्ट्स थे उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा स्टार्ट करते हैं प्लाज्मिड के साथ। याद रखिएगा, अगर हम लोग प्लाज्मिड की बात करें तो लास्ट टाइम हम लोगों ने डायग्राम ड्रा की थी और न्यूक्लियाइड में मैंने आपको बताया था कि इसमें बैक्टीरिया के सेल में एक क्रोमोसोम मौजूद होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि बैक्टीरिया दे आर मोस्टली हैप्लॉइड, कभी भी वो डिप्लॉइड नहीं होते। फिर मैंने ये भी बताया था कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जैसा कि विब्रियो बैक्टीरिया जिनमें 2 क्रोमोसोम भी होते हैं, लेकिन इवन देन दे आर नॉट डिप्लॉइड, दे आर हैप्लॉइड, बिकॉज वो दोनों क्रोमोसोम जो थे वो एक ही सेट के थे, यानी या तो वो मैटरनल सेट के थे या पैटर्नल सेट के थे। तो बेटा बैक्टीरिया के सेल में उसके क्रोमोसोम के अलावा सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। असल में इन डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को नाम दिया जाता है प्लाज्मिड का। इसीलिए मैंने यहां पर मेंशन किया है, अगर कोई पूछे कि प्लाज्मिड क्या है तो हम कहेंगे दे आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल, यानी बैक्टीरिया के सेल में असल क्रोमोसोम के साथ जो एडिशनल डीएनए के गोल मॉलिक्यूल पाए जाते हैं उनको बेटा नाम दिया जाता है प्लाज्मिड का। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि प्लाज्मिड की शेप कैसी होती है तो हम कहेंगे कि ये सर्कुलर है, मैंने पहले भी बताया, और डबल स्ट्रैंडेड है, यानी 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स के मिलने से बनते हैं। अगर बेटा इसके कैरेक्टर्स की बात की जाए कि और इसके पास कौन कौन से कैरेक्टर हैं, तो अगला कैरेक्टर है इसका दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, जिसका मतलब ये होता है कि एक प्लाज्मिड ने डिवाइड होकर जब 2 प्लाज्मिड बनाने हों तो ये खुद अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, खुद डिवाइड होते हैं, खुद अपनी तादाद में इजाफा करते हैं। बेटा दे आर नॉट एसेंशियल फॉर ग्रोथ, असल में बैक्टीरिया के सेल की ग्रोथ को कंट्रोल करना जो इसके पास एक क्रोमोसोम था उसका काम है। प्लाज्मिड बैक्टीरिया की ग्रोथ को और बैक्टीरिया की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल नहीं करता। मेक इट क्लियर कि ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म में प्लाज्मिड का कोई भी रोल नहीं होता। तो बेटा फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर इसका ग्रोथ में और मेटाबॉलिज्म में कोई भी रोल नहीं है तो फिर ये क्यों जरूरी है? तो बेटा याद रखिएगा, इन प्लाज्मिड में ऐसे जीन मौजूद हैं जो ड्रग रेजिस्टेंट होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मेरे जिस्म में बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं और मैं उन बैक्टीरिया की वजह से बीमार हो गया हूं तो यकीनन मैं कोई ना कोई ड्रग, कोई ना कोई मेडिसिन इस्तेमाल करूंगा। वो मेडिसिन मेरे जिस्म में पल रहे बैक्टीरिया के लिए नुकसानदेह है। अब बैक्टीरिया वो जो ड्रग मैंने खाया या पिया या इंजेक्ट करवाया उसके खिलाफ लड़ेगा। अच्छा, बैक्टीरिया के पास ये जो लड़ने की सलाहियत है असल में ये आती है बेटा प्लाज्मिड के जरिए, यानी प्लाज्मिड में वो जीन थे जो उस ड्रग के असर को जाया कर देते हैं जो मैंने उसके ऊपर अप्लाई किया था। इसलिए मैंने यहां पर लिखा दे कंटेन ड्रग रेजिस्टेंट जीन। सिमिलरली बेटा बात बैक्टीरिया के जिस्म में हैवी मेटल चली जाती है बैक्टीरियल सेल के अंदर। दीज हैवी मेटल्स
दे आर वेरी हार्मफुल फॉर बैक्टीरियल सेल एज वेल। इंसानों के लिए तो ये हैवी मेटल नुकसानदेह हैं ही हैं, बैक्टीरिया के लिए भी नुकसानदेह हैं। तो बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के पास ऐसे जीन हैं जो इन हैवी मेटल के खिलाफ भी रेजिस्टेंस पैदा करवा देती हैं। सिमिलरली अगर बैक्टीरिया को कोई बीमारी लग जाए तो बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में डिजीज रेजिस्टेंट जीन भी हैं, ये इंसानों के भी काम आ सकते हैं। सिमिलरली इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन भी हैं। अच्छा, ये बैक्टीरिया को तो फायदा पहुंचाते ही पहुंचाते हैं, इंसानों को भी फायदा पहुंचा सकते हैं। वो कैसे? हम लोग प्लाज्मिड में से उन जीन को निकालते हैं और प्लांट्स में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। इस तरह वो प्लांट भी इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो जाते हैं। अदरवाइज इन प्लांट्स के ऊपर इंसेक्ट का अटैक होता था और हमारी फसलें तबाह हो जाती थी। तो बेटा अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि ये प्लाज्मिड किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, कैसे इस्तेमाल होते हैं, इंसान को इसका क्या फायदा है, तो बेटा याद रखिएगा, दे आर इंपॉर्टेंट वेक्टर इन दी मॉडर्न जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स। अच्छा, अब हम लोग डिटेल से जरा डिस्कस करेंगे कि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक में किस तरह इस्तेमाल होते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो लफ्ज वेक्टर था इसका मतलब क्या है। बेटा वेक्टर का मतलब होता है उठा के ले जाने वाला, कैरियर। तो अभी मैं आपको इस मिसाल से समझाता हूं कि हमने प्लाज्मिड को वेक्टर क्यों कहा। अगर आप बेटा डायग्राम को गौर से देखें, इसको जरा फोकस कर लें, तो ये एक बैक्टीरियल सेल है, ये इसका क्रोमोसोम है रेड कलर का, और ये जो ब्लैक कलर का मैंने इसका प्लाज्मिड ड्रा किया है, इसके ऊपर बेटा मैंने लेबल कर दिया है बैक्टीरियल सेल। इधर बेटा मैंने ह्यूमन सेल ड्रा किया है, ये उसका न्यूक्लियस है, अंदर क्रोमेटिन मटेरियल है, और अंदर ये जो डॉट नजर आ रहा है ये असल में न्यूक्लियोलस है। तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, इस इंसान के न्यूक्लियस में हम अच्छी तरह जानते हैं 46 क्रोमोसोम हैं, यानी 23 पेयर्स हैं क्रोमोसोम के। तो सबसे पहले हम लोग इस न्यूक्लियस में मौजूद 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में से उस क्रोमोसोम को पहचानेंगे जिसमें हमारी इंटरेस्ट का जीन होगा। मिसाल के तौर पर हम लोग इंसुलिन के जीन की बात कर लेते हैं, तो 23 पेयर में से उस क्रोमोसोम को पहचाना जिसके ऊपर इंसुलिन वाला जीन था। फिर उस एक क्रोमोसोम को अलग करने के बाद उस क्रोमोसोम पर बेशुमार लोकस हैं, तो उस लोकस को आइडेंटिफाई करेंगे जिस लोकस पर इंसुलिन बनाने वाला जीन था। उस जीन को आइडेंटिफाई करने के बाद हमने उस जीन को काट लिया मॉलिक्यूलर सीजर्स की मदद से, यानी मॉलिक्यूलर कैंचियां, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स की मदद से उस जीन को अलग कर लिया। इसलिए अगर आप फोकस करें तो मैंने यहां पर लिखा है ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन, यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम लोगों ने अलग कर लिया। अगर बैक्टीरियल सेल की बात करें तो बैक्टीरिया के सेल से जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए था यानी प्लाज्मिड था, उसको अलग किया, और अलग करने के बाद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स की मदद से इसको भी काट लिया। इसीलिए बेटा पॉइंट नंबर 1 में मैंने लिखा था आइसोलेशन ऑफ प्लाज्मिड, यानी बैक्टीरिया से प्लाज्मिड को अलग कर लिया, और साथ यहां लिखना चाहिए आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। जो भी जीन हम रेप्लिकेट करवाना चाहते हैं, हमारे इस एग्जांपल में इंसुलिन वाला जीन रेप्लिकेट करवाना चाहते थे, तो इंसुलिन वाला जीन हमने अलग कर लिया।
नंबर 2 पे मैंने लिखा है डीएनए इज कट विद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। याद रखिएगा ये बहुत जरूरी है कि जिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से आपने जीन को अलहदा किया था, उसी एंजाइम से आप प्लाज्मिड को कट करेंगे, किसी दूसरे एंजाइम से कट नहीं करेंगे। अच्छा, तीसरा काम हम क्या करेंगे, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने अलहदा किया था उसे हम प्लाज्मिड के साथ अटैच करवा देंगे विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम। यानी लाइगेज एंजाइम जो है बेटा याद रखिएगा, इसकी दोनों कटी हुई साइड को कहा जाता है फ्लैंकिंग साइट्स। इसी तरह जीन की इन साइट्स को भी कहा जाता है फ्लैंकिंग साइट। तो लाइगेज एंजाइम इनकी फ्लैंकिंग साइट को आपस में अटैच करवा देगा। इस तरह हमारे पास ये एक डीएनए बनेगा जो असल में दो ऑर्गेनिजम्स का डीएनए था। अगर आप इस ब्लैक हिस्से की बात करें तो ये डीएनए बैक्टीरिया से आया था, अगर इस रेड डीएनए की बात करें तो ये ह्यूमन सेल से आया था। तो बेटा ऐसा डीएनए जो असल में एक ऑर्गेनिज्म का ना हो बल्कि दो ऑर्गेनिजम्स के डीएनए के मिलने से बने, इसे कहा जाता है रिकंबिनेंट डीएनए। तो आखिरकार हमने रिकंबिनेंट डीएनए बना लिया। अच्छा बेटा, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ओरिजिनल बैक्टीरियल सेल था जहां से हमने प्लाज्मिड निकाला था, इसे हम लोग कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में डालेंगे, साथ ही साथ इस रिकंबिनेंट प्लाज्मिड को भी उस सॉल्यूशन में डाल देंगे। अच्छा, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हम लोगों ने ये जो कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन था ये क्यों यूज किया। बेटा याद रखिएगा, कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन की पोरेसिटी यानी सेल मेम्ब्रेन में जो सुराख थे उनका साइज बड़ा कर देता है। इस तरह ये वाला प्लाज्मिड आसानी से इस बैक्टीरियल सेल के अंदर चला जाएगा। इसलिए मैंने यहां पर लिखा प्लाज्मिड इज रीइंट्रोड्यूस्ड इनटू ओरिजिनल बैक्टीरियल सेल। आप बेटा याद रखिएगा, क्योंकि ये वाला जो बैक्टीरिया है इसके पास रिकंबिनेंट डीएनए आ चुका है, अपना क्रोमोसोम जो था वो है ही है, साथ रिकंबिनेंट डीएनए आ चुका है। तो अब इस बैक्टीरिया को नाम दिया जाएगा रिकंबिनेंट बैक्टीरिया। अच्छा बेटा, अब इस बैक्टीरिया को हम सूटेबल मीडियम में रखेंगे और ये बैक्टीरिया अपनी तादाद में इजाफा करते जाएंगे। ये जो ग्रीन कलर के मैंने छोटे साइज के जरा बैक्टीरिया बना दिए हैं, तो आर्टिफिशियल मीडियम में रख के हम बैक्टीरिया की तादाद में इजाफा कर लेंगे। याद रखिएगा, इनमें मौजूद हर बैक्टीरिया के पास इस तरह का प्लाज्मिड मौजूद होगा, यानी हर बैक्टीरिया के पास इंसुलिन बनाने वाला जीन मौजूद होगा। आखिरकार ये जीन इनमें काम करना शुरू कर देगा और वो इंसुलिन पैदा करना शुरू कर देगा। हम उस इंसुलिन को फिल्टर कर लेंगे, अलहदा करेंगे और प्योरीफाई करने के बाद छोटे छोटे पैकेट्स में सील करने के बाद मेडिकल स्टोर पे भेज देते हैं। जो भी बंदा डायबिटीज का पेशेंट होगा वो मेडिकल स्टोर से इस इंसुलिन को लेगा और जरूरत पड़ने पर इंजेक्ट करवा लेगा ताकि उसका इलाज पॉसिबल हो सके। तो बेटा ये एक छोटी सी मिसाल थी जेनेटिक इंजीनियरिंग की। तो मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था वेक्टर, मैंने शुरू में भी कहा था कि मैं बाद में समझाता हूं, जरा गौर से देखें। ये वाला जो प्लाज्मिड था इसने इस जीन को अपने ऊपर उठाया या अपने साथ लिंक किया और इस बैक्टीरिया तक मुंतकिल कर दिया, यानी ये इंसुलिन बनाने वाले जीन को कैरी करके लेके जा रहा है इस होस्ट सेल तक। इसलिए इस प्लाज्मिड को बेटा नाम दिया जाएगा वेक्टर का। यानी वेक्टर वो चीजें हैं जो किसी एक चीज को किसी दूसरी जगह पर मुंतकिल करने में मदद देती हैं।